हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। आज के वीडियो का ये टॉपिक है हमारा। अगर आप एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट हैं और प्लांट पैथोलॉजी आपका स्पेशल पेपर है, या फिर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, या फिर आप एएसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए। आपने सिलेबस देखा होगा जिसमें फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री को वर्ल्ड वाइड हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इंडिया के रेफरेंस में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में से 10 से 12 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। एंड इसके साथ ही स्टूडेंट्स, आपको अपने थ्योरी पेपर के लिए भी नोट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा होता है, हिस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, स्कोप के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्टोरिकली। अगर हम देखें तो भारत में प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान उतना ही पुराना है जितना पुराना एग्रीकल्चर या कृषि रही है। एंशिएंट टाइम पीरियड से 4000 उससे भी पहले के समय से कृषि का ज्ञान था, और तभी ये भी पता था कि पौधों में अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं, प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हो जाती हैं, एंड डिजीज्ड प्लांट्स सिम्टम्स अपीयर करता है। इन डिजीज प्लांट को हम कंट्रोल कैसे करें, इनका मैनेजमेंट कैसे करें, इसके बारे में सफिशिएंट अमाउंट में एंशिएंट पीपल के पास में इंफॉर्मेशंस थी, उनको पता था। जितना पुराना हमारी खेती का ज्ञान है, जितना पुराना कृषि का ज्ञान है, उतना ही पुराना भारत में पौधों में होने वाले रोगों का भी विज्ञान है। कई ऐसी किताबें लिखी गई है, कई ऐसे लिटरेचर हैं जो कि बताते हैं कि प्लांट डिजीज, प्लांट्स के एनिमीज और इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में एंशिएंट इंडियंस के पास में सफिशिएंट अमाउंट में इंफॉर्मेशंस थी, उनको इसके बारे में पता था। जैसे कि ऋग्वेदा है, अथर्ववेदा है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है, सुश्रुत संहिता है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है, विष्णु धर्मात्रा है। ये हमारे कुछ एंशिएंट लिटरेचर बुक्स हैं जो कि ये बताती हैं कि एंशिएंट टाइम पीरियड से, प्राचीन काल से भारत में लोगों को पादप रोग विज्ञान के बारे में इंफॉर्मेशंस थी, उनको पादप रोग विज्ञान के बारे में जानकारी थी। ड्यूरिंग 11th सेंचुरी सुरपाल के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है, वृक्ष आयुर्वेदा, और इसको बच्चों आप याद रख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये फर्स्ट इंडियन बुक थी जिसमें कि डिटेल्ड में बता रखा था प्लांट डिजीज के बारे में और इनको कंट्रोल कैसे करना है इसके बारे में। इस किताब में सुरपाल ने प्लांट डिजीज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज हो जाती है, और इसी तरह इन्होंने बताया कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स में डिजीज को कॉज करते हैं। इसके साथ ही ट्री सर्जरी के बारे में भी जानकारी थी, ठीक है, और किस तरह से हम पेस्टिंग के द्वारा हाइजीनिक कंडीशन रख सकते हैं, अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको कवर कर सकते हैं। और ये जो पेस्टिंग की जाती थी, इसके लिए हनी का यूज़ किया जाता था, शहद का, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का, मस्टर्ड ऑयल केक्स, कैस्टर है, सिसेमम है, तो इनको यूज़ करके हम किस तरह से अपने डिजीज्ड वुंड प्लांट्स को हम कवर करके रख सकते हैं ताकि उनमें प्लांट्स हमारे हाइजीनिक बने रहें, उनमें आगे इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। कहने का मतलब है कि किस तरह से हम डिजीज का मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी थी। और ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये वृक्ष आयुर्वेदा में लिखी हुई है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, हमारे एंशिएंट टाइम पीरियड में 11th सेंचुरी में लिखी गई थी सुरपाल के द्वारा। इसी तरह बुद्धिज्म में अगर हम देखें तो जातक कथा में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से प्लांट्स में डिजीज हो जाती हैं और उनको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ये कहानियों के माध्यम से बता रखा था। कालिदास की बुक है रघुवंशम, इसमें भी प्लांट डिजीज के बारे में लिखा हुआ है। और भी कुछ एंशिएंट लिटरेचर है
जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्लांट डिजीज, उनके सिम्टम्स एंड उनके कंट्रोल मेजर को लिटरेचर में लिखा गया है। तो ये तो हो गया हमारा एंशियंट टाइम पीरियड में, प्राचीन काल से ही प्लांट डिजीज के बारे में पर्याप्त मात्रा में भारत में इंफॉर्मेशन, जानकारी थी। 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तो सिस्टेमिक स्टडी जो फंजाई की स्टार्ट हुई है वो जब यूरोपियंस भारत में आए थे उस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई। इसमें कृतिकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, KR कृतिकर। ठीक है बच्चों, ये नाम आप ध्यान में रख लेना। KR कृतिकर was credited as the first Indian scientist for collection and identification of fungi in India। ठीक है, ये पहले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने भारत में फंजाई का कलेक्शन किया एंड उनको पहचाना, उनका आइडेंटिफिकेशन किया। नेक्स्ट है एडविन जॉन बटलर। इनको कौन भूल सकता है, ये फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। He initiated his work on fungi at Imperial Agricultural Research Institute। ये आपने नाम याद रखना है। ठीक है, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इन्होंने अपना काम फंजाई पर करना स्टार्ट किया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, पूछ लिया जाता है ये भी। और इसके साथ ही इन्होंने इंडियन फंजाई के ऊपर सिस्टेमिक स्टडी को स्टार्ट किया और इसके साथ ही बुक लिखी, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स, विच इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्लासिक बुक इन द फील्ड ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट classic book in the field of Indian plant pathology is Fungi and Diseases in Plants written by Butler। किस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं वो बच्चों मैं आपको साथ साथ में बताती रहती हूँ। नेक्स्ट है JF दस्तूर। ये बटलर साहब के कलीग थे एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट to make detailed study of fungi and he is internationally known for the establishment of genus Phytophthora। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, Phytophthora जीनस का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, दस्तूर ने, JF दस्तूर लिखा आता है। ठीक है, एंड ही वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी IPS। किस समय, 1948 की ये बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है GS कुलकर्णी। ये बटलर के स्टूडेंट थे एंड ही जनरेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन डाउनी मिल्ड्यू एंड स्मट, ज्वार, स्मट ऑफ ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, स्मट ऑफ ज्वार एंड बाजरा एंड डाउनी मिल्ड्यू के बारे में इन्होंने डिटेल इंफॉर्मेशन को दिया था। नेक्स्ट है SL अजरेकर। He was also student of Butler and he studied wilt of cotton, sugarcane smut and ergot of ज्वार। जो भी इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकली वो सब पॉइंट्स मैं यहाँ पर दे रही हूँ। नेक्स्ट है करमचंद मेहता, जिसको हम KC मेहता के नाम से जानते हैं। इनके रोल को, इनके कंट्रीब्यूशन को कौन भूल सकता है। ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ही इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ इंडियन रस्ट। ठीक है, इन्होंने कानपुर में एज ए डेमोन्स्ट्रेटर ज्वाइन किया था, एग्रीकल्चर कॉलेज को ज्वाइन किया था और इनका आउटस्टैंडिंग रोल रहा है स्टेम रस्ट, पक्सीनिया की लाइफ साइकिल को डिस्कवर करने में। ठीक है, आप सब ने रस्ट ऑफ व्हीट में इनको पढ़ा है, इनके रोल को पढ़ा है और इसके साथ ही इन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो बारबेरी होता है ये पक्सीनिया का ऑल्टरनेटिव होस्ट होता है, पैथोजन का ऑल्टरनेटिव
होस्ट होता है। इसके साथ ही इन्होंने 2 मोनोग्राफ पब्लिश्ड किए। मोनोग्राफ के नाम में जो भी इम्पोर्टेंट है प्लांट पैथोलॉजिस्ट के लिए वो मैं साथ के साथ में बच्चों आपको दे रही हूँ, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर हम केसी मेहता के जो मोनोग्राफ है उनको हम देख लेते हैं। 2 मोनोग्राफ थे, फर्दर स्टडीज ऑन सीरियल रस्ट इन इंडिया, ये 2 पार्ट में थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड ऑल्सो ही एस्टेब्लिश्ड 3 लैबोरेटरीज फॉर रस्ट वर्क एट आगरा, अल्मोड़ा एंड शिमला। ठीक है, इन्होंने 3 लैबोरेटरीज को इस्टेब्लिश किया था रस्ट के काम के लिए। कहाँ कहाँ पे किया था? आगरा में, अल्मोड़ा में एंड शिमला में। तो केसी मेहता का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन रस्ट, पक्सीनिया लाइफ साइकिल को डिस्कवर किया, बारबेरी ऑल्टरनेटिव होस्ट होता है पैथोजन का, ये बताया इन्होंने। और इसके साथ ही जो मोनोग्राफ लिखे थे वो आपको याद रखने हैं। एंड 3 लैबोरेटरीज इन्होंने आगरा, अल्मोड़ा एंड शिमला में एस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट है रघुवीर प्रसाद, इन्होंने केसी मेहता के अंडर में काम किया और इसके साथ ही सीरियल रस्ट की फिजियोलॉजिकल रेसेस के आइडेंटिफिकेशन एंड लिंसिड रस्ट की लाइफ साइकिल को डिस्कवर किया। तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेस ऑफ सीरियल रस्ट एंड लाइफ साइकिल ऑफ लिंसिड रस्ट। एस नागराजन एंड LM जोशी जो कि उस समय IARI में काम कर रहे थे, इन्होंने वीट के स्टेम एंड लीफ रस्ट के प्रोडक्शन के लिए, इनके अपीयरेंस के प्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल मॉडल दिया था ड्यूरिंग 1978 की बात है ये। और इसके साथ ही पक्सीनिया पाथवे को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। एस नागराजन एंड LM जोशी का जो काम है IARI में इस समय काम कर रहे थे, इन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल दिया था फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ स्टेम एंड लीफ रस्ट ऑफ व्हीट एंड आइडेंटिफाइड पक्सीनिया पाथवे। नेक्स्ट इज मनोरंजन मित्रा, इन्होंने हेलमिंथोस्पोरियम पर काम किया। ही फर्स्ट रिपोर्टेड कर्नल बंट ऑफ व्हीट। ठीक है, वीट में होने वाला बंट रोग को सबसे पहले रिपोर्ट किया 1931 में। और करनाल का है बच्चों, ये हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा में इन्होंने काम करते हुए हरियाणा के करनाल में इन्होंने बंट वीट डिजीज को सबसे पहले रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट है BB मुंडूकर, इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। BB मुंडूकर वाज सेकंड माइकोलॉजिस्ट trained under Butler and worked with केसी मेहता एंड मित्रा। ठीक है, सेकेंड माइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बटलर के अंडर में काम किया, उनसे ट्रेनिंग लिया था और केसी मेहता एंड मित्रा के साथ में इन्होंने काम किया था। इन्होंने कॉटन विल्ट डिजीज इनके कंट्रोल के ऊपर मेनली काम किया। रेसिस्टेंट वेराइटीज को यूज करके बताया कि किस तरह से हम कॉटन में विल्ट डिजीज को उसका मैनेज कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, और इनके जो प्रयास रहे थे, जो रेसिस्टेंट वेराइटीज को यूज किया था, उससे देखा कि महाराष्ट्र में जब काम करते हुए कि जो यील्ड लॉस होता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, रिड्यूस हो गया है, अगर हम कॉटन की रेसिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी इन 1948। और उस समय जो इन्होंने जर्नल दिया था विद इट्स जर्नल इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। तो आपको ध्यान में रखना है BB मुंडूकर ने इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IPS। इसके साथ ही इन्होंने एक टेक्स्ट बुक को भी पब्लिश किया, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस इन 1948, विच वाज द सेकेंड बुक ऑफ प्लांट पैथोलॉजी आफ्टर द क्लासिक बुक ऑफ बटलर। एंड ही ऑल्सो रोट अ मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का जो टाइटल था वो था अस्टिलेजिनेस ऑफ इंडिया, सप्लीमेंट्स टू फंजाई ऑफ इंडिया एंड जेनरा ऑफ रस्ट। एंड किसके साथ में इन्होंने ये मोनोग्राफ को लिखा था? थिरुमलाचार्य के साथ में लिखा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है SR बोस, ये टेक्सोनोमिस्ट थे, बट ही मेनली वर्कड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीपोरेसी फंगस एंड आइसोलेटेड पॉलीपोरिन फ्रॉम पॉलीपोरस। तो ये आपने याद रखना है, पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है MJ थिरुमलाचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका कंट्रीब्यूशन भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। ये फादर ऑफ इंडियन एंटीबायोटिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने कई 100 से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को आइडेंटिफाई किया एंड 50 से भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का कमर्शियल लेवल पर किस तरह से प्रोडक्शन करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, इसके ऊपर काम किया। कुछ एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल के जैसे हैं, कुछ एंटी माइकोप्लाज्मल और एंटी फाइटोप्लाज्मल और एंटी बैक्टीरियल हैं, कुछ एंटी फंगल हैं, लाइक यहाँ नाम दे रखे एंटी फंगल के, हेमाइसिन है, ओरियोमाइसिन है, डर्मोस्टेटिन है, ठीक है, कुछ नेक्रोसाइटिन, कुछ एंटी प्रोटोजोइन, कुछ एंटी प्रोटोजोअल एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। इनको किससे ऑब्टेन किया है, इनको स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिकस की स्ट्रेन से ऑब्टेन किया। तो जो भी आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ही ऑल्सो डेवलप्ड जेमाइसिन, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका अभी पेटेंट होना बाकी है, पेटेंट पेंडिंग है। In the San Francisco Bay Area, he isolated a new marine geotrichum, ठीक है, geotrichum को इन्होंने आइसोलेट किया, कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में, और उसका क्या नाम दिया, जियोट्राइकम मैरिनम, पूछ लिया जाता है। ये ऑल्सो रोट अ मोनोग्राफ, इन्होंने जो मोनोग्राफ लिखा उसका टाइटल है Astilaginales in India, Uridinales of the world, Cercospori, Physoderma and Cephalosporium. This is a title of monograph written by थिरुमलाचर। इसके साथ ही इन्होंने 20 नए जेनरा एंड 300 फंजाई की न्यू स्पीशीज को भी क्रिएट किया। नेक्स्ट सचिंद्रनाथ दासगुप्ता और SN दासगुप्ता एंड TS सदाशिवन, इन्होंने लखनऊ एंड मद्रास में रेस्पेक्टिवली काम करना स्टार्ट किया। फंडामेंटल प्लांट पैथोलॉजी पर मेनली जो इनका काम था होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के ऊपर था। डॉक्टर दासगुप्ता ने लेदर माइकोलॉजी, पेपर पल्प माइकोलॉजी एंड प्रीडेशियस फंजाई, इसके ऊपर मेनली अपना काम किया है। एंड डॉक्टर सदाशिवन के जो स्कूल रहा है, मीन्स डॉक्टर सदाशिवम एंड इनके जो स्कॉलर्स थे, इन्होंने वाइवोटॉक्सिन का कंसेप्ट दिया और रिपोर्ट किया कि फ्यूजेरिक एसिड ये फ्यूजेरियम वेसिनफेक्टम के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कि कॉटन में विल्ट डिजीज को कॉज करता है। इसके साथ ही इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है वो टैक्सोनॉमी ऑफ हाइफोमाइसिटीज पर रहा है। डॉक्टर सदाशिवम को फादर ऑफ हाइफोमाइसिटीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है TS रामाकृष्णन, ही कल्टिवेटेड अर्गट डिजीज ड्राइव फॉर टॉक्सिन प्रोडक्शन एंड ऑल्सो पब्लिश्ड 2 books एंटाइटल्ड डिजीजेस ऑफ मिलेट्स एंड डिजीजेस ऑफ राइस। तो ये दोनों बुक्स के नाम आप याद रख लेना। नेक्स्ट है मकंच कल्याणी पटेल, MK पटेल। भारत में प्लांट बैक्टीरियोलॉजी को शेप देने में, प्लांट बैक्टीरियोलॉजी पर काम करने में पटेल साहब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ही एस्टेब्लिश्ड अ स्कूल ऑफ प्लांट बैक्टीरियोलॉजी एट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे। बच्चों जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर दे रही हूँ, देखो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में फादर ऑफ इंडियन प्लांट बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है मकंच कल्याणी पटेल को। इन्होंने प्लांट बैक्टीरियोलॉजी के स्कूल की स्थापना की थी एग्रीकल्चर कॉलेज पुणे में, एंड ही वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड अ न्यू स्पीशीज
ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही इन्होंने फैमिली फाइटोबैक्टीरियेसी में 7 जेनरा को बताया। ज़ैंथोमोनास, फाइटोबैक्टीरियम, एप्लेनोबैक्टर, कॉरिनबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, इरविनिया एंड प्लेक्टोबैक्टीरियम। ठीक है, और क्या बताया कि ये जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, तो इन बैक्टीरियाज को इन्होंने पैथोजेनिक बैक्टीरियाज में इंक्लूड किया। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड मोर देन 30 बैक्टीरियल डिजीजेस इन इंडिया। तो भारत में प्लांट्स बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरियल डिजीज के ऊपर पटेल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया है। इसके साथ ही वीपी भिड़े एंड जी रंगास्वामी, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है फाइटोबैक्टीरियोलॉजी में। डी.एन. श्रीवास्तव, ये हमेशा याद रखे जाएंगे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस के लिए। इसके साथ ही M.K. हिंगोरानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका कंट्रीब्यूशन। इन्होंने टुंडो डिजीज के कॉम्प्लेक्स नेचर को बताया। वीट की होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है टुंडो डिजीज ऑफ वीट, जो कि एक बैक्टीरिया और एक निमेटोड के द्वारा होती है। 1952 में इन्होंने बताया कि ये जो डिजीज है ये कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, बैक्टीरियल भी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एंड निमेटोड के द्वारा भी ये डिजीज होती है। और इसके साथ ही इन्होंने पोटैटो में होने वाली रिंग डिजीज, इसके भी कॉजल एजेंट के बारे में, कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया कि पोटैटो की जो रिंग डिजीज है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म स्यूडोमोनास सोलेनेसिरेरम होता है। इंडिया में प्लांट वायरस डिजीज और उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए IARI में काम करने वाले हमारे प्लांट पैथोलॉजिस्ट साइंटिस्ट में इम्पॉर्टेंट हैं RS वासुदेवा, SP राय चौधरी एंड अनुपम वर्मा। ठीक है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन रहा है प्लांट वायरस डिजीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए। इन्होंने रीजनल रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश किए। शिमला में एस्टेब्लिश किया था टेम्परेट फ्रूट्स के लिए, पुणे में एस्टेब्लिश किया था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। ईयर आप याद रख लेना, यहाँ पर मैंने दे रखा है 1952 में। एंड पुणे में जो एस्टेब्लिश हुआ था ये भी 1952 में। एंड कालिम्पोंग में लार्ज कार्डेमन, जिसे हम बड़ी इलायची कहते हैं, एंड सिट्रस एंड अदर क्रॉप्स के लिए नॉर्थ ईस्टर्न सब हिमालयन माउंटेन्स रीजन में 1956 में प्लांट वायरल डिजीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए रीजनल रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट है YLN ने, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है पल्सेस में वायरल डिजीज के ऊपर, और इसके साथ ही राइस में खेरा डिजीज के ऊपर, जो कि जिंक डेफिशिएंसी के कारण हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है फंजीसाइड्स इन प्लांट डिजीज कंट्रोल। इसके साथ ही बच्चों प्लांट पैथोलॉजी को एज ए कोर्स सबसे पहले यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया था 1857 में। ठीक है, 1857 में सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी का शिक्षण शुरू हुआ था कैलकाटा में, बॉम्बे में एंड मद्रास में। और उस समय जो कोर्स था उसमें मेनली फंगल टैक्सोनॉमी के ऊपर एम्फसाइज किया गया। फंजाई के द्वारा होने वाले डिजीज, इसके ऊपर ही मेनली फोकस था। प्लांट पैथोलॉजी यूनिवर्सिटी में एक विज्ञान के तरह सबसे पहले 1930 में इलाहाबाद, लखनऊ एंड मद्रास की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जानी स्टार्ट की थी। मद्रास यूनिवर्सिटी वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस प्लांट पैथोलॉजी एज ए कोर्स। आगरा यूनिवर्सिटी हैड इंट्रोड्यूस वन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्लांट पैथोलॉजी इन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कानपुर इन 1945। तो ये आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले मद्रास यूनिवर्सिटी में प्लांट पैथोलॉजी एक कोर्स के जैसे इंट्रोड्यूस की गई। एंड आगरा यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम
प्लांट पैथोलॉजी में स्टार्ट किया गया था और कौन से कॉलेज में, कानपुर के गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल कॉलेज में 1945 में। इसका मतलब है कि इससे पहले प्लांट पैथोलॉजी शिक्षण के ऊपर एक कोर्स नहीं था, ठीक है, विज्ञान के रूप में प्लांट पैथोलॉजी को हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता था। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्लांट पैथोलॉजी, माइकोलॉजी, इसकी टीचिंग को स्टार्ट किया गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम IARI के नाम से भी जानते हैं। एक एग्रीकल्चर साइंस के पार्ट के जैसे इसको शुरू किया गया और 1960s तक जब भारत के कई स्टेट में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश्ड हुई तो इस प्लांट पैथोलॉजी एंड इसकी एलाइड साइंसेस को जो इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, कई कोर्स आए, जैसे कि माइक्रोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, वायरोलॉजी, निमेटोलॉजी है। इन कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, इनका शिक्षण स्टार्ट किया गया, इनकी टीचिंग को स्टार्ट किया गया। तो प्लांट पैथोलॉजी की टीचिंग को इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हुआ और वर्तमान समय में प्लांट पैथोलॉजी का जो कोर्स है वो भी रिवाइज्ड किया गया है और इसके साथ में अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को जोड़कर इसको एडवांस्ड प्लांट पैथोलॉजी में कन्वर्ट किया गया है। इसके साथ ही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है RS सिंह साहब का। इनको लाइट हाउस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। इन्होंने मेनली सॉइल बॉर्न डिजीजेस पर अपना काम किया है। कई बुक्स इन्होंने लिखी है जिसमें इंपॉर्टेंट जो इनकी बुक्स है प्लांट डिजीजेस, इसको बाइबल ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के जैसे कंसीडर किया जाता है। बाइबल ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। नेक्स्ट जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीजेस। शायद ही कोई स्टूडेंट होगा प्लांट पैथोलॉजी का जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी है दोनों। नेक्स्ट है डिजीजेस ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। नेक्स्ट है डिजीजेस ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। नेक्स्ट है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट है अ हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी। इसके साथ नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है S सुंदरामन। इन्होंने पीरिकुलेरिया ओराइजी को रिपोर्ट किया था। पीरिकुलेरिया ओराइजी जो कि राइस का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है DK अरोरा। इन्होंने भी सॉइल बॉर्न डिजीज एंड बायो कंट्रोल पर अपना काम किया है। RK ग्रोवर
फंजीसाइड्स में इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। आर.एस. द्विवेदी, इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है सॉइल माइकोलॉजी, एंड रूट डिजीजेस पर। के.एस. पिलग्रामी, इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है माइकोटॉक्सिन्स पर। एस.बी. माथुर, सीड पैथोलॉजी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बी.के. बगीची, जो कि कंसीडर किए जाते हैं एज ए फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट प्लांट पैथोलॉजी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विद रेफरेंस टू इंडिया, इसको हमने डिस्कस किया है। वर्ल्ड के रेफरेंस में हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दे रखा है वो है मेजर एपिडेमिक्स एंड देयर सोशल इम्पैक्ट्स, इसको हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।